रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम वीकली फिक कोर्स पढ़ रहे हैं और आज हमारा एपिसोड नंबर 10 है। मैंने क्लास शुरू करने से पहले कुरान मजीद के एक वर्स का एक टुकड़ा तिलावत किया जो कि सूरत शूरा की वर्स नंबर 23 का एक पार्ट है। अल्लाह ताला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए लोगों से कि मैं तुम्हें इस पर कोई उजरत नहीं मांगता, कोई बदला नहीं मांगता, कोई अजर नहीं मांगता। यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक दीन पहुंचाया तो अल्लाह फरमाता है कि आप इनसे कह दीजिए कि मैं इस दीन की दावत के बदले तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, कोई बदला नहीं चाहता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, एक्सेप्ट कि मैं ये चाहता हूँ तुमसे कि तुम मेरी क़राबत के साथ मोहब्बत रखो। मैं तुमसे क़राबत की मोहब्बत चाहता हूँ। क़राबत मतलब रिश्तेदारी, क़राबत मतलब जो कि करीब हों, उनकी मोहब्बत चाहता हूँ। तो ये जो क़राबत है, इस पे मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर तबरी में फरमाते हैं कि क़राबत से मुराद अल्लाह ताला है। उन्हीं की तफसीर में दूसरा कौल ये भी मिलता है कि क़राबत से मुराद कुरैश के रिश्तेदार हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार थे कुरैश में। और उन्हीं की तफसीर में तीसरा कौल ये भी मिलता है कि क़राबत से मुराद अहलुल बैत हैं। और इमाम क़ुरतुबी रहमतुल्लाह ने तफसीर क़ुरतुबी में फरमाया कि क़राबत से मुराद अली, फ़ातिमा और उनके दो बेटे हैं, यानी हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। बहरहाल अल्लाह ताला फरमाता है कि आप इनसे कह दीजिए कि इस दीन की दावत के बदले मैं तुमसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मेरी क़राबत से मोहब्बत रखो। यानी अगर अल्लाह ताला मुराद लिया जाए, अल्लाह से मोहब्बत रखो, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों से मोहब्बत रखी जाए, बिलखसूस उनके अहलुल बैत से मोहब्बत रखी जाए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इस दावत का बदला हमसे यही चाहते हैं कि हम उनके घर वालों से मोहब्बत रखें। और एक हदीस मुबारक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तरक्तु फ़ीकुम सक़लैन, कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ रहा हूँ। मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़ रहा हूँ। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, कि अगर तुम उनके साथ चिपट के रहोगे, चिमट के रहोगे, लिपट के रहोगे, यानी अगर तुम उनके साथ रहोगे, अगर तुम उनसे दूर नहीं होंगे, लन तदिल्लु बादी, तुम हरगिज़ हरगिज़ मेरे बाद फिर गुमराह नहीं हो जाओगे कभी। इसमें लन तदिल्लु है। लन जो है, जिन्होंने अरबी पढ़ी होगी वो लोग समझ रहे होंगे कि लन लन से यहाँ पे स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है। एक होता है कि तुम गुमराह नहीं हो जाओगे, बट यहाँ पे है लन तदिल्लु, तुम हरगिज़ गुमराह नहीं हो जाओगे। कौन कौन सी चीज़ है वो? किताब अल्लाह, एक अल्लाह की किताब यानी कुरान, व इतरती अहल बैती, और अपनी अहलुल बैत मैं छोड़ रहा हूँ तुम में। कि अगर कुरान और अहलुल बैत को ज़बरदस्ती यानी ज़ोर के साथ, पूरी लगन के साथ पकड़ के रखोगे तो तुम हरगिज़ भी गुमराह नहीं हो जाओगे। कुरान के साथ लगाव बनाओ, अहलुल बैत के साथ लगाव बनाओ, तो तुम हरगिज़ भी गुमराह नहीं हो जाओगे। तो गुमराह ना होने के सर्टिफिकेट इसमें है कि हम कुरान करीम पे अमल करें और अहलुल बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के रास्ते पे चले, उनका जो नक्शे कदम है उस पे चले। जो करबला करबला की जो दास्तान है, करबला का जो वाक़या है, उसमें हमें यही दर्स मिलता है कि इंसान का अगर सर कट जाए लेकिन बातिल के सामने झुक न जाए। तो ये मेन मकसद है। हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि हम हमेशा हक गो बने, हमेशा हक गोई करें, हमेशा हक का साथ दें, हमेशा हक पर रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक पे सलामत रखे और हमारी मौत भी हक पे ही आए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि नबील अमीन अल करीम रऊफ़िर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ, हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा हम पहले पिछला रिपीट करते जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। हमने देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि नजासत किस चीज़ का नाम है, और हमने फिर इसकी नजासत की टाइप्स पढ़ ली थी। हमने पढ़ा था नजासत हकीकिया, यानी कि जिसको हमने नाम दिया था ट्रू फिल्थ, और फिर हमने ये भी पढ़ लिया था कि नजासा
हुक्मिया, जिसको हमने लीगल फिल्द कहा था, इनकी अच्छे से हमने डिस्कशन कर लिया था। और फिर हमने नजासा हकीकिया की टाइप्स पढ़ी थी, नजासतुल गलीज़ा और नजासतुल खफीफा, इन हैवी फिल्द और लाइट फिल्द। और इनकी हमने रूलिंग पढ़ ली थी कि अगर नजासा गलीज़ा जो हैवी फिल्द होगा, आप लोग प्लीज़ पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, जिनको वो मिस हुआ हो वो लोग वहाँ से देखें। वहाँ हमने अच्छी खासी डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया है। मैं यहाँ जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। और हमने नजासा गलीज़ा के बारे में, यानी कि जो हैवी फिल्द, इसके बारे में पढ़ लिया था कि अगर ये 1 दिरहम से कम होगा तो ये माफ़ है, और अगर ये 1 दिरहम के बराबर या 1 दिरहम से ज़्यादा हुआ तो इसको धोना ज़रूरी है, इसको रिमूव करना ज़रूरी है। 1 दिरहम कितना होता है? अगर ये सॉलिड नापाकी हुई तो फिर इसका वेट अगर 3.5 ग्राम होगा, ये 1 दिरहम कहलाएगा। और अगर लिक्विड नापाकी हुई तो पाम के एरिया के बराबर जो है, सॉरी, पाम के बराबर जो भी नापाकी होगी उसको हम 1 दिरहम मानेंगे। और इसी तरह से, या फिर अगर एक कॉइन के एरिया के बराबर होगी उसको भी हम 1 दिरहम मानेंगे। कब? अगर ये लिक्विड नापाकी हुई तो। यानी जो पाम, आपका जो पाम होगा, आपके पाम का जितना एरिया है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, या फिर उस एरिया के बराबर, उस एरिया के बराबर, यूँ मान लीजिए इस एरिया के बराबर, इस एरिया के बराबर अगर कोई लिक्विड नापाकी हुई आपके कपड़ों पर, तो उतनी नापाकी को दूर करना जरूरी होगा। और अगर उससे कम है तो माफ है। ये कौन सी नापाकी हुई? नजासा अल गलीज़ा। इस नापाकी की बात हमने पिछली क्लास में कर ली थी। उसके बाद हमने पढ़ा था नजासा खफीफा, जो कि लाइट फील्ड होता है। और हमने कहा था कि अगर ये बॉडी या फिर ड्रेस के किसी भी पार्ट से 1/4, किसी भी पार्ट के 1/4 से कम हो, यानी अगर आपके स्लीव के 1/4 से कम है तो फिर ये माफ है। और अगर 1/4 से ज्यादा या 1/4 के बराबर है तो उसको रिमूव करना जरूरी हो जाएगा। ये भी हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। हेवी फिल्ड्स कौन कौन से होते हैं, लाइट फिल्ड्स कौन कौन से होते हैं, ये भी हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमने सारा पढ़ लिया था। सो इसको रिपीट करने की यहाँ जरूरत नहीं है। जिस मैंने यहाँ पे लिख लिया है, अब जिन लोगों ने वहाँ नहीं देखा होगा वो प्लीज़ इसको भी देख लें। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग प्लीज़ पिछले लेक्चर्स ज़रूर देख लें, क्योंकि ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड है। और पिछले लेक्चर्स में बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है कि उनके बगैर हम बीइंग मुस्लिम्स पाक हो नहीं सकते हैं। तो अच्छी तरह से पिछले लेक्चर्स भी देख लें और आगे वाले लेक्चर्स भी रेगुलरली अटेंड कर लिया करें। तो ये हेवी फिल्स की बात हमने की थी, हमने लाइट फिल्स की बात कर ली थी। और हम आगे बढ़ रहे हैं। आ, आ, ये भी रिकैपिटुलेशन ही है। मैंने इसमें जो बर्ड्स का जो डेफिकेटिव मैटर होता है, अगर इसमें हम देखेंगे जो नॉन एडिबल बर्ड्स होते हैं जिनको हम खाते नहीं हैं, या बर्ड्स होंगे जिनको हम खाते हैं, 2 तरह के बर्ड्स होते हैं, 2 तरह के परिंदे होते हैं। अब जो नॉन एडिबल होंगे जिनको हम खाते नहीं, जो हराम है हम पर, अगर वो जो नॉन फ्लाइंग होंगे, अगर वो फ्लाई नहीं करते होंगे, इसी तरह से जो नॉन फ्लाइंग होंगे यह एडिबल में भी, जितने भी बर्ड्स ऐसे ऐसे परिंदे, चाहे वो हलाल हो या हराम हो, जो फ्लाई नहीं करते, उनकी बीट, उनकी ड्रॉपिंग, उनकी डेफिकेशन मैटर क्या है जी? हैवी फील्ड है। वो हैवी फील्ड हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। और ऐसे बर्ड्स जो फ्लाई करते हैं, अगर ये नॉन एडिबल है, अगर नॉन एडिबल फ्लाइंग बर्ड्स हैं तो इनकी ड्रॉपिंग लाइट फील्ड होगी। और अगर एडिबल फ्लाइंग बर्ड्स होंगे तो इनकी क्या जी? इनकी जो ड्रॉपिंग है वो पाक है, वो माफ है, उसको धोने की जरूरत नहीं है। यूरिन के बारे में हमने बात की थी। जो एनिमल्स के का यूरिन होगा या फिर ह्यूमंस का यूरिन होगा वो हैवी फील्ड है। और जो कैटल का यूरिन जो होता है वो लाइट फील्ड होता है। ये भी हमने बात कर ली थी। क्या क्या एक्सक्यूज है या फिर क्या इम्प्योर नहीं है, क्या फेल्ड नहीं है, इसकी भी हमने बात कर ली थी लास्ट क्लास में। तो ये सारी चीजें जो है वो आप लोग देख लीजिएगा, लास्ट लेक्चर में हमने अच्छी तरह से पढ़ ली। चलिए आज हम पढ़ लेते हैं। जो हम आज हमारा टॉपिक है वो आज ये है कि अब हमारा कोई फिल्दी मटीरियल है। अब हमारा कोई मटेरियल है, चाहे कपड़ा हो या बॉडी का कोई पार्ट हो, जो कि फिल्दी है, जो नापाक है, जिसपे नापाकी लगी हो। ठीक? कौन सी नापाकी? चाहे नजासा गलीज़ा हो या फिर चाहे ये नजासा खफीफा हो। अगर ये नजासा गलीज़ा है तो 1 दिरहम तक माफ है, 1 दिरहम से कम अगर है तो माफ है, बट अगर 1 दिरहम के बराबर है दोनों उसको जरूरी होगा। अगर नजासा खफीफा होगा तो फिर हम देखेंगे किस पे लगा है। सपोज बॉडी पार्ट, सपोज आपके हाथ पे लगा है तो 1/4 ऑफ हैंड से कम एरिया पर अगर लगा है तो फिर माफ है। अगर 1/4 ऑफ हैंड के एरिया के बराबर है तो धोना जरूरी होगा, या फिर अगर उससे ज्यादा हुआ तो भी धोना जरूरी हो जाएगा। बहरहाल अब हम सीख लेते हैं कि हम धोएंगे कैसे कपड़ों को, हम धोएंगे कैसे बॉडी को, ये चीज हम देख लेते हैं। हम देखेंगे कि जो हमारे कपड़े होंगे हम इन कपड़ों को कैसे धोएंगे। ठीक है जी? कपड़ों की बात कर रहा हूँ अभी। पहली बात यह है कि हमारी जो नजासत होगी, जो फिल्द होगी, ये देखिए जरा, जो अपनी फिल्द होगी, या तो ये नजासा मर्इया यानी कि या ये विजिबल होगी, विजिबल होगी, या फिर ये इनविजिबल होगी। इनविजिबल या विजिबल मतलब आफ्टर ड्राइंग, आफ्टर ड्राइंग, सूखने के बाद। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने यूरिन कर लिया आपके कपड़ों पर, तो वो सूख जाएगा, फिर वो दिखेगा नहीं, तो ये इनविजिबल फिल्म कहलाएगा। और
विजिबल फिल्म मतलब कि अगर उसी बच्चे ने डेफिकेशन कर ली, उसी बच्चे ने डेफिकेशन कर लिया तो विजिबल होगा ऑब्वियसली। तो दो तरह की फिल्म्स हैं, काउ डंग विजिबल है ना, काउ यूरिन सूखने के बाद इनविजिबल होगा। तो टाइप्स हैं इसकी। अब दोनों को धोने का तरीका अलग अलग है। पहले हम बात कर लेते हैं, चलिए, विजिबल फिल्म की। वो फिल्म जो विजिबल हो, मान लीजिए ऐसा कपड़ा जिसपे कोई विजिबल फिल्म लगी है, किसी कपड़े पे काउडंग लगा है, बच्चे ने गंदगी की, ऐसा कोई कपड़ा है, उसको हम क्या करेंगे, हम उसको तब तक धोएंगे जब तक उससे फिल्म का इफेक्ट टोटली रिमूव ना हो जाए। ठीक, चाहे वो एक ही बार हो जाए, दो बार हो जाए, तीन बार हो जाए, 10 बार हो जाए, उसको रिमूव करना ही पड़ेगा। फिल्म का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है? इसका इफेक्ट होता है, इसके ट्रेसेस हो सकते हैं, इसका कलर हो सकता है, इसका स्मेल हो सकता है। ठीक है जी। कि जो फिल्ड हो सकता है, जो विजिबल फिल्ड हो सकता है, जब कपड़ों पे लगे, बॉडी पे लगे, इसके ट्रेसेस हो सकते हैं, है ना, या फिर इसका कलर हो सकता है, या फिर इसका स्मेल हो सकता है। ये चीजें हो सकती है। इसको हम इस तरह से धोएंगे कि इसके ट्रेसेस भी खत्म हो जाए, इसका कलर भी खत्म हो जाए, और इसका स्मेल भी खत्म हो जाए। चाहिए एक बार धोने से ही दूर हो जाए, दो बार धोने से दूर हो जाए, तीन बार धोने से दूर हो जाए तो धो लेंगे, चार बार धोने से दूर हो जाए, पांच बार धोने से दूर हो जाए तो इतना दूर कर लेंगे हम। ठीक है जी। यहाँ पे सोप डिटर्जेंट यूज करने की जरूरत नहीं, यूज कर लेंगे तो बेटर है, उससे जल्दी दूर हो जाएगा, वरना शरीयत में उसकी पाबंदी नहीं है। अगर आप ना भी कर ले, आप यूं ही पाक कर ले, आप यूं ही इसको साफ कर ले तो भी चलेगा। अब ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कोई इम्प्योर डाई थी, कोई इम्प्योर कोई ऐसी भी कोई नापाकी थी जो कपड़ों में लग गई। अब उसके ट्रेसेस तो चले गए, स्मेल भी चली गई, लेकिन उसका कलर थोड़ा सा रह गया। वो बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं निकल रहा, तो उतना वो कलर माफ हो जाएगा। जब आप कोशिश कर रहे हैं, अब आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा, तो उतना माफ है, वो फिर चल सकता है। ठीक है जी। ये होगी बात उन कपड़ों की, उन मटीरियल्स की जिन पे विजिबल फिल्म लगी हो। उनको कैसे साफ करेंगे? उतना धोएंगे कि वो बिल्कुल साफ हो जाए। अब आते हैं हम इनविजिबल फिल्म की तरफ। एक ऐसा फिल्म है जो आपके कपड़ों पे लगा है, अब सूख गया है, अब सूखने के बाद दिख नहीं रहा, उसको क्या करेंगे हम? उसको हम 3 मरतबा धो लेंगे। ठीक है जी, यहाँ देखिए, 3 मरतबा उसको धो लेंगे हम, और धोने के साथ साथ उसको निचोड़ेंगे भी। पहली बार धोया, पहली बार वॉश किया, वॉश करने के बाद उसको स्क्वीज किया। ठीक है जी। अगेन उसको वॉश किया, फिर स्क्वीज किया, फिर तीसरी बार वॉश किया, उसके बाद फिर निचोड़ा। ये कौन सा हो गया? ये वाला है, यानी एक इनविजिबल फिल्म जो होगा इस तरह से। और स्क्यूज, तो तीसरी टाइम जो आप इसको निचोड़ेंगे, वो इतना ज्यादा निचोड़ेंगे कि उसमें तमाम ड्रॉपलेट्स टपकना बंद हो जाए, अब उससे ड्रॉपलेट्स ट्रिकल ना हो जाए, अब फिर से पानी उससे बहे नहीं, एक कतरा भी ना बहे। आप इतना ज्यादा उसको निचोड़ना है थर्ड टाइम। अगर इतना ज्यादा आपने नहीं निचोड़ा, और बल्कि आपने थोड़ा सा निचोड़ा कि उसके पानी के कतरे भी टपक ही रहे हैं, आपने छोड़ दिया ऐसे ही, तो वो नापाक ही रहा, वो कपड़ा पाक नहीं हुआ। ध्यान से सुनना, अच्छी तरह से सुन लेना। ये अक्सर हम लोग गलतियां करते हैं। मैं किन कपड़ों की बात कर रहा हूँ? ये नापाक कपड़े हैं, नासाफ नहीं। मैं नासाफ कपड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं नापाक कपड़ों की बात कर रहा हूँ। सर, फर्क भी होता है क्या नासाफ और नापाक कपड़ों में? हाँ, बिल्कुल फर्क होता है। कैसा फर्क होता है? नासाफ, कोई चीज नासाफ हो सकती है और पाक भी हो सकती है, या फिर कोई चीज पाक हो सकती है लेकिन नासाफ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने शर्ट पहन ली और आपको बहुत स्वेटिंग हुई, शर्ट में स्वेट लगा। ये स्वेट क्या है? और आपकी सपोज व्हाइट शर्ट थी, अब ये लेट्स से ये डार्क हो गई अब आपकी स्वेटिंग से, तो नासाफ है, ये साफ नहीं है शर्ट, आप इसको साफ नहीं मानेंगे। लेकिन ये पाक है, आप इस शर्ट में नमाज पढ़ सकते हैं, ये नापाक नहीं है, क्योंकि आपका स्वेट पाक है। पाक होने का मतलब ये नहीं होता कि जो चीज खाई जाए पी जाए, नहीं। पाक होने का मतलब ये होता है कि जिसमें आप प्रेयर कर सके, ठीक, जिसमें आप नमाज पढ़ सके, वो पाक है। तो इसी तरह से बारिश हुई, आप बाहर से चल रही थी किसी रास्ते से, बारिश हुई और कीचड़ उठी बहुत ही ज्यादा, उस कीचड़ में कोई नापाकी बज़ाहिर नहीं लगी थी, जस वो मर्द था, वो आपके कपड़ों पर लग गया। अब आपके कपड़े नासाफ हो गए, आपके कपड़े नासाफ हो गए, लेकिन वो पाक है अभी भी, उनमें पाकी है। ठीक है जी, वो पाक हैं, लेकिन नासा बेशक है, वो पाक है। इसी तरह से
जो मैले कपड़े होते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनको आप जैसे मर्जी वैसे धो ले। मैं बात कर रहा हूँ जिन कपड़ों पे नापाकी लगी हो। कौन सी नापाकी? जो हमें पिछली क्लास में पढ़ लिया। यूरिन लगा हो, सेमिनल फ्लूइड्स लगे हो, प्री सेमिनल फ्लूइड्स लगे हो, डेफिकेशन मैटर लगा हो, या बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स लगी हो, जिन बर्ड्स की वो फील्ड है उनकी काउडंग लगा हो, या कोई और किसी और जानवर का ऐसी कोई डेफिकेशन मैटर लगा हो, वो सब कपड़ों की बात कर रहा हूँ। उनको इस तरह से धो लेंगे कि पहले धोएंगे फिर निचोड़ेंगे, फिर धोएंगे फिर निचोड़ेंगे, फिर धोएंगे फिर निचोड़ेंगे। तीसरी मर्तबा इतनी जोर से निचोड़ेंगे कि एक कतरा भी न फिर टपके। अगर और पानी टपकता रहा तो फिर ये पाक नहीं हुए। एक बात। दूसरी बात, फॉर एग्जाम्पल एक शख्स था, ये था एक शख्स, ठीक, ये था एक शख्स, इसने इसने निचोड़ा, ये बेचारा था थोड़ा सा कमजोर आदमी, इसने निचोड़ लिया पानी, ये कपड़ा अपना, तीसरी बार भी निचोड़ा अच्छे से और अब पानी नहीं टपक रहा। अब आ गया इसका भाई जो कि बड़ा है और इससे बहुत ताकतवर है। इस बंदे ने जब निचोड़ा तो अब पानी और टपक रहा है। तो ये कपड़ा इस बंदे के लिए पाक है, इस बंदे के लिए नापाक है। अब ये कपड़ा इस बड़े भाई के लिए नापाक है क्योंकि वो और पानी निकाल सकता है इसमें से, लेकिन ये छोटे भाई के लिए पाक है क्योंकि उस बेचारे के पास जितनी ताकत थी उसने निचोड़ा, वहां से पानी नहीं टपक रहा था। इस बंदे के लिए पाक है, इसके लिए नापाक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब एक बार आपने कपड़े निचोड़ लिए, बिल्कुल 3 बार धोए, 3 बार निचोड़े, अब आपने इनको सुखाने के लिए जब छोड़ा, तो अब आपने देखा दूर से कि अब पानी की छोटी छोटी बूंदें गिरने लगी, टपकने लगी। तो वो पानी पाक है, उसको नापाक नहीं समझा जाएगा। कब? जब आपने इतना ज्यादा उसको स्क्वीज किया था कि आपके फर्दर स्क्वीजिंग से पानी नहीं निकल रहा था। लेकिन अब जब आपने रखा इसको, टांगा, जब आपने इसको रखा सुखाने के लिए, अब अगर पानी खुद ब खुद टपकने लगा, उस पानी को पाक समझा जाएगा, वो पानी नापाक नहीं है। यह है एक तरीका ऐसे कपड़ों के धोने का जिन पे इनविजिबल फिल्म लगी हो। दूसरा तरीका क्या है? आप इन कपड़ों को ना फ्लोइंग वाटर में डाल दें। हमने पहली क्लास में ही पढ़ लिया था कि फ्लोइंग वाटर हमेशा पाक होता है। आप इनको फ्लोइंग वाटर में डाल दें। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बकेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक बकेट है, आपने इन कपड़ों को इस बकेट के अंदर डाला, ये देखिए जरा, और इतना ज्यादा, मतलब ये कपड़े जो है ना बिल्कुल पानी के नीचे हैं। ये जैसे यहाँ पर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कपड़ा जो है ये बाहर दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा दिख रहा है, आप इसको किसी रॉड से नीचे की तरफ रखें या बिल्कुल हाथ से नीचे रखें, यानी पानी इसके ऊपर आ जाना चाहिए, और इतना ऊपर पानी आना है कि पानी ऊपर से फ्लो हो जाए, ओवरफ्लो हो जाए पानी। और ऊपर से भी पानी बह रहा है, यहाँ से इनफ्लो भी हो रहा है और यहाँ से ओवरफ्लो भी हो रहा है पानी। इतना ज्यादा पानी इस तरह से आप बहा दें इसके ऊपर, और आपको जब यकीन हो जाए, बिल्कुल आपको गालिब गुमान हो जाए, यकीन हो जाए कि अब जो इसमें फिल्म लगी थी वो रिमूव हो चुकी होगी, तो फिर ये पाक समझे जाएंगे। ठीक है जी। इसी तरह से आप इनको एक दरिया में बहा दें। कपड़े हैं आपके, आप इनको एक रिवर में छोड़ दें, रिवर में पानी फ्लो हो रहा है, आप उनको वहां छोड़े, तो और इतने टाइम तक छोड़े कि आपको यकीन हो जाए कि इनमें जितनी भी फिल्म थी वो सब की सब रिमूव हो गई, वो सब की सब पानी के साथ बह गई, तो फिर ये कपड़े पाक समझे जाएंगे। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस हैं? कितने टाइम तक ओवरफ्लो कराना है? उतने टाइम तक आपको ओवरफ्लो कराना है कि आपको यकीन हो जाए कि जो भी इसमें इनविजिबल फिल्म लगा था वो दूर हो गया। इतने टाइम तक ओवरफ्लो कराना है, आपको यकीन होना चाहिए, आपको बिल्कुल हो जाना चाहिए। अगर अच्छा वॉशिंग मशीन में स्क्वीज कराएंगे, हाँ करा सकते हैं वॉशिंग मशीन में स्क्वीज। एक बार धो लिया, फिर उनको वॉशिंग मशीन में स्क्वीज करा लिया, फिर धो लिया, फिर वॉशिंग मशीन में स्क्वीज करा लिया, फिर धो लिया, फिर वॉशिंग मशीन में स्क्वीज कर लिया, तो फिर इस तरह से ये पाक हो जाएंगे। ठीक, इस तरह से पाक हो जाएंगे। अगेन दोहरा रहा हूं, मैं उन कपड़ों की बात नहीं कर रहा जो मैले हैं, मैं उन कपड़ों की बात कर रहा हूँ जिन पे नापाकी लगी है। ये अच्छी तरह से समझ जाना। जिन जो मैले कपड़े हैं ना, उनको आप जैसे मर्जी वैसे धो ले, उनको एक ही बार धो ले तो चलेगा, उनकी कोई वो का मसला नहीं है। ये मसला उन कपड़ों के साथ है जिन पे नापाकी लगी हो। नापाकी कौन कौन से, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ ली, आप लोग पिछले लेक्चर जरूर देख लो। चले जी, अब बढ़ रहा हूँ आगे। तो अच्छा, वॉशिंग किस किस चीज से हो सकती है? वॉशिंग कैन बी डन विद एनी प्योर लो विस्कस लिक्विड। अगेन हमने पिछली क्लास में भी देखा था, एक जैसे कोई लिक्विड है, लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना। एक होती है इसकी फ्लूइडिटी, एक होती है फ्लूइडिटी, एक होती है इसकी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। गाढ़ापन इन्हें रेजिस्टेंस टू फ्लो, रेजिस्टेंस टू फ्लो, ये होता है विस्कोसिटी। और फ्लूइडिटी मतलब नेचर ऑफ फ्लो, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, ये होता है फ्लूइडिटी। अगर आपके पास ग्लिसरीन होगी, अगर आपके पास तेल है ना, एडिबल ऑयल है, और आपके पास केरोसिन है, तो आप देखेंगे तीनों का अगर आप एक टेबल पर डालेंगे तो केरोसिन जल्दी जल्दी फ्लो हो जाएगा, है ना।
फॉलोड बाय ऑयल, उसके बाद ग्लिसरीन हो जाएगा फ्लो। तो सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी जो है वो केरोसिन के पास होगी, उसके बाद जो फ्लूइडिटी होगी वो एडिबल ऑयल के पास होगी, और सबसे कम फ्लूइडिटी ग्लिसरीन के पास होगी। तो विस्कोसिटी अपोजिट है इन सब की। सबसे ज्यादा विस्कोसिटी किसके पास है जी? ग्लिसरीन के पास है। सबसे कम विस्कोसिटी इनमें से केरोसिन के पास होगी, और बीच वाली जो विस्कोसिटी होगी वो एडिबल ऑयल की होगी। तो एक ऐसा लिक्विड, एक ऐसा पाक लिक्विड, एक ऐसा पाक पाक जरूरी खुद वो पाक होना चाहिए, ताहिर भी मुत्तहिर, प्योर भी होना चाहिए और प्योरीफाइंग भी होना चाहिए। एक और लो विस्कस होना चाहिए। लो विस्कस क्यों? क्योंकि वो अच्छी तरह से फ्लो हो जाए और वो अपने साथ इस फिल्म को भी फ्लो कराए। इतना वो उसकी इतनी कम विस्कोसिटी होनी चाहिए कि वो खुद भी फ्लो कर सकता हो और अपने साथ साथ वो फिल्म को भी फ्लो करा सकता हो। इस तरह का कोई लिक्विड हो, उससे हम कपड़े पाक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पानी, इस तरह से विनेगर, इन्हें सिरका या फिर रोज वाटर, इन चीजों से आप अपने कपड़े धो सकते हैं। लेकिन विनेगर और रोज वाटर से कपड़े धोना अच्छी बात नहीं है जब आपके पास पानी अवेलेबल होगा, क्योंकि ये महंगे हैं और इसराफ करना परमिसिबल नहीं है। फजूल खर्ची करना बिल्कुल गलत बात है, फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। वरना अगर आपके पास नहीं है पानी तो आप इन चीजों से भी धो सकते हैं। विनेगर की भी विस्कोसिटी कम होती है, रोज वाटर की भी विस्कोसिटी कम होती है, उन चीजों से भी कपड़े साफ किए जा सकते हैं। क्या इतनी सी बात क्लियर है सबको? मदीना जल्दी बोले, आगे बढ़ लेते हैं। क्या इतनी बात में किसी को कोई कंफ्यूजन है? इतनी सी बात क्लियर है सबको? चले, सबको क्लियर है बात, तो बढ़ लेते हैं आगे। अब देखिए जरा, अब देखिए अच्छी तरह से। आपके पास कोई कपड़ा है, आपके पास शर्ट है सपोज, और आपने देखा कि छोटे बच्चे ने यहाँ पे यूरिन कर लिया, आपके स्लीव पे यूरिन कर लिया, तो ये सारी शर्ट धोने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट इतने से पार्ट को धो ले, इतने से पार्ट को धो ले, अच्छी तरह से पाक कर ले इसको। किस तरह से करेंगे पाक? वैसे ही 3 बार धोएंगे, 3 बार स्क्वीज कर लेंगे, या इस स्लीव को डालेंगे एक बकेट में, ऊपर से उसमें पानी फ्लो कराएंगे, फिर बकेट से ओवरफ्लो हो जाए पानी, इतने टाइम तक शर्ट के स्लीव को उस पानी में रखेंगे कि आपको यकीन हो जाए कि ये सारा फिल, ये सारा यूरिन इससे निकल चुका होगा। इतने टाइम तक, और इतने पार को धोने की जरूरत है, सारी शर्ट को धोने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए आपके पास ये शर्ट है और आपने उस बच्चे को रखा था, लिया था गोद में, उसने आपके स्लीव पे किया था यूरिन, लेकिन आपको नहीं पता वो यूरिन जो है वो किस पार्ट पे है। वो इस पार्ट पे है, वो इस पार्ट पे है, वो इस पार्ट पे है, आपको बिल्कुल भी नहीं पता। आपको नहीं पता एग्जैक्टली किस पार्ट पे, लेकिन आपको इतना सा पता है कि स्लीव पे लगा था। अब वो सूखा है तब आपको दिख नहीं रहा। ठीक। अब आपने क्या किया? अब आपने क्या किया? बेटर ये है कि आप इस सारे स्लीव को धो लें। बेटर ये है कि आप इस सारे स्लीव को धो लें। ठीक। आप सारे, जब आपको पता है तो आप उतने पार्ट को धो लेंगे। अब जब आपको पता ही नहीं है तो बेटर यह है कि आप इस सारे स्लीव को धो लें। अब मान लीजिए आपने सारे स्लीव को नहीं धोया, बल्कि आपने क्या किया? आपने अंदर सोचा, थोड़ी देर सोचा, आपने ध्यान दिया, और सोचने के बाद आप इस नतीजे पे पहुंचे कि जो फिल्म है वो इस पार्ट पे लगी है, वो इस पार्ट पे लगी है फिल्म, इस पार्ट पे। आपने इसी पार्ट को धो लिया, आपने इसी पार्ट को धो लिया सोचने के बाद। ठीक। इसी पार्ट पे धो लिया, इसी पार्ट को धो लिया, पाक कर लिया। उसके बाद आपने नमाज भी पढ़ ली, 2 नमाजें पढ़ ली, 4 नमाजें पढ़ ली। 4 नमाजों के बाद, 10 नमाजों के बाद आपको याद आता है, आपको यकीन हो जाता है कि नहीं, वो तो इस पार्ट पे नहीं, यूरिन तो इस पार्ट पे लगा था। समझ जाना, अच्छे से समझ जाना। आपको अब यकीन हो रहा है धोने के बाद, नमाजें पढ़ने के बाद, कि नहीं, जो पार्ट मैंने धोया था वो तो पाक था ऑलरेडी, जो नापाक पार्ट था वो अभी भी नापाक किया, और मैंने बाद में नमाजें भी पढ़ ली। तो आप क्या कर लेंगे? आप अच्छी तरह से इसका ये पार्ट धो लेंगे जो पार्ट अभी नापाक है, और जो नमाजें आपने पढ़ी थी अभी तक उनको दोहराने की जरूरत नहीं है, उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं, वो नमाजें हो गई। लेकिन लेकिन अगर आपने सोचा भी नहीं था, अगर आपने सोचा भी नहीं था, यूं ही एक अंदाजे से आपने ये पार्ट धो लिया था, एक अंदाजे से यूं ही ये पार्ट धो लिया था, तो ये पाक तब भी समझी जाएगी शर्ट। लेकिन आप, और अब आपने नमाज भी पढ़ ली, 1-2 नमाजें पढ़ ली, 10 नमाजें पढ़ ली। अब आपको 2-4-10 नमाजों के बाद याद आ जाता है, ये आपको कंफर्म हो जाता है कि नहीं, वो तो ये वाला पार्ट था जो धोना था, मैंने गलत पार्ट धो लिया। अब आपने पहले बिना सोचे समझे धोया था, जैसे एक अंदाजा लगा के ही। अब आपको क्या करना है? अब आपको फिर से धोना है ये पार्ट जो नापाक पार्ट है, और जो नमाजें अभी तक पढ़ी थी वो भी दोहरानी होगी। अगेन रिपीट कर रहा हूँ। आपने, आपको जब नहीं पता कौन सा पार्ट इसमें एग्जैक्टली फिल्दी है, आपने सोच के, सोचे समझे आपने क्या किया? आपने एक बार धो लिया तो शॉर्ट पाक समझी जाएगी।
और फिर बाद में आपको पता चलता है कि नहीं, वो पार्ट पाक था जो मैंने धो लिया, और जो नापाक पार्ट था वो अभी भी नापाक ही है। आपके लिए हुक्म क्या है, आप क्या कर लेंगे, आप इस नापाक पार्ट को धो लेंगे, और जो नमाजें पढ़ ली उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने सोचे, बिना सोचे समझे ही इस शर्ट के आधे पार्ट को धो लिया था, फिर नमाजें पढ़ ली, फिर अभी तक तो मतलब इसको पाक ही समझा जाएगा। लेकिन फिर बाद में आपको पता चलता है कि जो पार्ट मैंने धोया था वो पाक था, और जो नापाक पार्ट था वो अभी भी नापाक ही है, वो मैंने धोया नहीं है। तो फिर आपके लिए जरूरी है कि आप उस नापाक पार्ट को भी धो लें, और जो नमाजें पढ़ ली हैं वो नमाजें भी रिपीट कर लें। चले, अब बात कर लेते हैं फासिक शख्स की। एक बंदा है फासिक। फासिक हमने पहली क्लास में पढ़ लिया था, फासिक कहते हैं किसको है। वो बंदा जो जानबूझ के शरीयत पे अमल नहीं करता, जो जानबूझ के फराइज छोड़ता है, जानबूझ के जो वाजिबात छोड़ता है, सुन्नत मुअक्कदा जानबूझ के छोड़ता है, उसको वो फासिक कहते हैं। जिसकी दहाड़ी एक मुट्ठी से कम है उसको फासिक कहेंगे। जो बंदा जानबूझ के गुनाह करता है, शराब पीता, वो फासिक है। जानबूझ के वो जो जितने भी गलत काम करता है जो शरीयत में परमिसिबल नहीं है, वो फासिक है। ठीक। अगर ऐसा एक कोई फासिक बंदा है, उसके कपड़े, और मुसलमान है ऑब्वियसली, तो उसके कपड़े पाक समझे जाएंगे यहाँ। लेकिन अगर आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि नहीं वो इम्प्योर है, तो इम्प्योर है। अगर आपको कंफर्मेशन नहीं है कि उसके कपड़े इम्प्योर नहीं है, तो फिर उनको पाक ही समझा जाएगा। लेकिन अगर फासिक ऐसा बंदा जो नमाज नहीं पढ़ता, फासिक होने के टाइप्स, बेनमाजी भी फासिक है, रोजा छोड़ने वाला भी फासिक है, ज़कात ना देने वाला भी फासिक है, दाढ़ी ना रखने वाला भी फासिक है, इस तरह से पर्दा ना करने वाला भी फासिक है ना, ये सब बेहयाई करने वाला भी फासिक है, ये सारे फासिक है। अब अगर फासिक है बेनमाजी, अगर फासिक है बेनमाजी, उसके बारे में क्या हुक्म है। उसके कपड़े ऐसा बेनमाजी शख्स जो होता है ना, जो नमाज नहीं पढ़ता, तो वो लोग अपनी तहारत का भी ख्याल नहीं रखते, वो अपनी पाकी का भी ख्याल नहीं रखते अक्सर टाइम्स पे। तो वो अक्सर नापाक ही होते हैं, और नहीं वो अच्छी तरह से इस्तिंजा कर लेते हैं, नहीं वो अच्छी तरह से वो इस्तेबरा करते यूरिनेशन के टाइम, जो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी इस्तेबरा क्या होता है, प्लीज पिछले लेक्चर्स आप लोग देख ले। तो उनके कपड़ों पे जो उनका पैंट होगा, आपको इस पार्ट को कहते हैं रुमाली। ये पार्ट कहलाता है रुमाली, चाहे ये मेल का हो या फीमेल का हो, ये पार्ट जो पैंट का होता है इसको कहते हैं रुमाली। तो अगर फासिक शख्स का पैंट है, फॉर एग्जाम्पल आप गए अपने नानी हाल गए, आपका ममेरा भाई है, आपने सोचा अब मैं उसके कपड़े पहनूंगा, लेकिन वो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, वो बंदा नमाज नहीं पढ़ा, आपने कहा उसको जरा अपना ट्राउजर दे दो, आपने ट्राउजर पहन लिया। आपको जब यकीन है वो नमाज नहीं पढ़ता, तो आप यूं ही वो ट्राउजर पहन के नमाज नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आप ये एज्यूम कर लेंगे कि ये बंदा नमाज भी नहीं पढ़ता, इसलिए तहरत का भी ख्याल नहीं रखता होगा। आप क्या कर लेंगे, एहतियात इतना पार्ट धो लेंगे इस पैंट का। इस तरह से अगर आप एक फीमेल है, आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई, अब आप अपनी कजिन सिस्टर से आप उसका ट्राउजर ले लेती हैं, तो फिर वो नमाज नहीं पढ़ती, अगेन आप उसका ये पार्ट धो लेंगी, सो दैट उस पर यूरिन ड्रॉपलेट्स ना लगे हों। आप एज्यूम कर लेंगे उस पर है, इसलिए आप उसको धो लेंगे, एटलीस्ट उतना पार्ट धो लेंगे, बाकी को हम बाकी समझेंगे। इस तरह से उन कपड़ों में नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक हॉस्टल में है और आपका नॉन मुस्लिम फ्रेंड है, नॉन मुस्लिम फ्रेंड के कपड़े पहनने में बड़ी एहतियात कर लेनी चाहिए, उसका तो बिल्कुल भी नहीं पता कितना पार्ट पाक होगा, कितना पार्ट नापाक होगा, तो उसमें एहतियात ही कर लेनी चाहिए। लेकिन जो एक फासिक मुस्लिम होगा उसके केस में जो रूलिंग मैंने बताया थी वो यही है। इस दिसमच के लिए चले आगे बढ़ लेता हूँ। अब देखते हैं, अब हमने पढ़ लिया वो चीजें जो हम एक्सक्यूज कर सकते हैं, उनको हम कैसे धोएंगे, उनको हम कैसे साफ कर लेंगे, कैसे हम पाक कर लेंगे। ये कह रहे हैं अगर गैर मुस्लिम को गले से लगाए तो क्या हमारे कपड़े पाक हैं। हाँ हाँ, आपके कपड़े पाक हैं अगर गैर मुस्लिम के कपड़ों पे कोई नापाकी न लगी हो, आप यूं ही उसको गले लगाते हैं, उसकी स्वेट आपको लगती है तो भी पाक है, उसको झूठा लगता है तो भी पाक है। हाँ, अगर उसके कपड़ों पे कोई नापाकी जैसे कोई अल्कोहल शराब लगी हो, तो फिर आपके कपड़े भी ऑब्वियसली नापाक होंगे। या उस पर कोई वैसी भी कोई फिल लगी हो, कोई नजासत लगी हो, तो भी फिर आपके कपड़े नापाक हो जाएंगे। गैर मुस्लिम एक इंसान होने के नाते नापाक नहीं है। गैर मुस्लिम एक इंसान होने के नाते नापाक नहीं है। गैर मुस्लिम का जूता खाना भी जायज है, गैर मुस्लिम के कपड़े पहनना भी जायज है, कि एहतियात कर लेना चाहिए कि वो नापाक हो सकते हैं। बाकी उसका स्वेट भी नापाक नहीं, उसका स्वेट भी लग जाए तो भी इस हालत में हम नमाज पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, तो हमने अभी तक पढ़ लिया वो चीज़ें जिनको हम वॉश करेंगे, जिन पे एक इनविजिबल फिल्म लगी हो, और फिर हम उनको वॉश करके स्क्यूज करेंगे। लेकिन अब ऐसी भी चीज़ें होती है जिनको आप वॉश करते टाइम ना स्क्यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कारपेट है,
आपके पास मैट्रेस है, या फिर आपके पास एक ऐसा कपड़ा है जो बहुत ही कमजोर हो, बहुत कट सकता है, उसको स्क्वीज करने से ना वो और कट सकता है, या आपके पास जूता है, जूते को क्या स्क्वीज कर सकते हैं। तो ऐसे कपड़ों के लिए क्या हुक्म है, ऐसे मटीरियल्स के लिए क्या हुक्म है, इनको हम 3 बार धोएंगे। ठीक है जी। पहली बार धोया, देखिए जी, पहली बार धोया, वॉश किया, फिर छोड़ा, ऐसे लीव करेंगे ऐसे ही, सो दैट बिल्कुल पानी टपकना बंद हो जाए। ठीक है जी। ट्रिकलिंग स्टॉप हो जाए, ट्रिकलिंग ऑफ वाटर स्टॉप हो जाए, स्टॉप्स। एक बार किया ये, फिर दूसरी बार किया यही, फिर तीसरी बार किया यही। एक बार धोया, फिर छोड़ा कि सारा पानी टपकना बंद हो जाए इतने टाइम तक, फिर धो लिया, फिर सारा पानी फिर छोड़ा ऐसे यहाँ तक कि सारा पानी टपकना बंद हो जाए, फिर तीसरी मरतबा धोया, और धोने के बाद फिर से छोड़ा कि सारा पानी टपकना बंद हो जाए। तो ये सारे के सारे पाक समझे जाएंगे, ये सारे के सारे इस तरह से पाक समझे जाएंगे। ठीक है जी। अब आते हैं उन मटीरियल्स की तरफ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यूटेंसिल्स है, बर्तन है जो पॉलिश्ड है, जो पॉलिश्ड है बिल्कुल एकदम से, जैसे ये आप देख सकते हैं ये पॉलिश्ड बर्तन है, या मिरर हो, इस तरह से गिलास भी हो सकता है इसमें, गिलास, विंडो गिलास, या फिर जो रस्पी नाइफ होगा जिसमें जंग ना लगी हो, ऐसे ऐसा चाकू है। तो ऐसे चीजों के लिए ना हम कैसे पाकिंग करेंगे, जस्ट वाइपिंग से ये पाक हो जाएंगे। अगर इन पे कोई नापाकी लगी, खून लगा इन पे कोई गंदगी लगी, कोई नापाकी लगी, कोई नजासत लगी, इनको किसी प्योर क्लॉथ से, किसी पाक कपड़े से वाइप करने से, पोंछने से ये पाक हो जाएंगे, ये पाक हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ ना मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूँ। अब ऐसे सपोज ऐसे बर्तन हैं जो पॉलिश तो नहीं है लेकिन स्मूथ है, यहाँ पे लिखता हूँ स्मूथ बट नॉट पॉलिश्ड, बट नॉट पॉलिश्ड। कोई यूटेंसिल है जैसे प्लास्टिक बकेट है ना, इसी तरह से या कोई पकाने का कोई भी बर्तन है लेकिन वो पॉलिश उस पर नहीं हुई है, बट वो स्मूथ है। स्मूथ मतलब उस पर इस तरह से ना वो काविंग नहीं हुई हो, बहुत स्मूथ है वो, उसको 3 बार धोएंगे, 3 टाइम्स वॉशिंग करेंगे उसकी, वो पाक हो जाएगा। जस्ट वॉशिंग करेंगे 3 बार, सुखाने की जरूरत नहीं है, छोड़ने की जरूरत नहीं, जस्ट वॉश करेंगे उसको 3 बार, वो पाक हो जाएगा। अब ऐसे बर्तन हैं जिनमें इस तरह से डिजाइन बने हो, ये आपको दिख रहा है मुझे, जैसे कार्विंग हुई है ना, जैसे कॉपर के बर्तनों पर अक्सर हुआ करती है। तो अब इनमें ना फिल, इनके अंदर इन जो डिजाइन है ना, ये डिजाइन जो है इनके अंदर फिल जम सकती है, रुक सकती है। तो इसलिए यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम उनको तब तक धोएंगे कि हमें यकीन हो जाए कि फिल रिमूव हो चुकी, अच्छी तरह से इनको धो लेंगे कि हमें यकीन हो जाए कि जो नापाकी लगी थी वो सारी रिमूव हो रही है, वो सारी की सारी रिमूव हो गई। ठीक। नापाकी होने का मतलब नहीं जो रूटा खाने लगा है, नहीं। अगेन, ये खाने की बात नहीं होगी, नापाकी, खून लग गया, चूहे का खून लगा, बच्चे ने इसमें गंदगी की, कुछ भी लगा, कोई नापाकी, कोई नजासत इसमें लगी, उसकी बात कर रहे हैं। या फिर ऐसे बर्तन हो सकते हैं जिनमें परफोरेशन हो, छेद जिनमें हो, छोटे छोटे छेद हो, बहुत सारे छेद हो छोटे छोटे, या फिर जो क्रैक्ड, अगर कोई बर्तन है जिसपे क्रैक्स लगे हो, ये देखिए अब जरा यहाँ पे छोटे छोटे क्रैक्स है, देखिए ये क्रैक्स, बहुत सारे क्रैक्स है, आई डोंट नो आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। ये क्रैक्स अगर हैं या फिर ऐसे छेद हैं इस बर्तन में, बहुत ज्यादा परफोरेशन हैं, ऐसे बर्तन को हम 3 बार धोएंगे। और हर एक बार, पहली बार धोया, फिर छोड़ा वो ताकि सारा पानी उसे टपकना बंद हो जाए, फिर धोया, फिर छोड़ा ताकि पानी सारा का सारा पानी टपक जाए और फिर टपकना रुक जाए, फिर तीसरी मरतबा धोया, और तीसरी मरतबा धोने के बाद इतनी देर तक रखा कि सारा पानी टपक जाए उससे, फिर कोई पानी उसके अंदर ना रहे। तो इसी तरह से इसको भी धो लेंगे, यानी तो ये और इन दो की रूलिंग सेम है, इन दो की रूलिंग सेम है। ऐसा बर्तन, सॉरी ऐसा कपड़ा जिसको हम निचोड़ नहीं सकते, और ऐसा बर्तन जिसमें छेद हो या फिर उसमें क्रैक्स हो, उनको इसी तरह से धोएंगे कि एक बार धोया फिर रखा ताकि पानी सारा टपक जाए, फिर धोया, फिर रखा, पानी सारा टपक जाए, फिर धोया, फिर रखा, जैसे कि पानी सारा टपक जाए। तो इस तरह से ये सारे पाक हो जाएंगे। इतनी सी बात क्लियर है। अब आते हैं, अब देखिए प्रेयर मैट की तरफ बात कर लेते हैं। ये आपकी जायनमाज है, ये मुसल्ला है। जायनमाज का कितना पार्ट पाक होना चाहिए, सिर्फ ये पार्ट जहाँ पे आपके पैर लगेंगे, जहाँ पे आपके 2 हाथ लगेंगे, जहाँ पे आपका फोरहेड लगेगा और आपकी नाक लगेगी। सॉरी ड्राइंग अच्छी नहीं हुई, मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन चुका है। आई थिंक आप लोग इसको समझ जाएंगे। तो मैंने कहा जो पैर होंगे, ऐसे नमाज में ऐसे पैर नहीं रखे जाएंगे, नमाज में पैर स्ट्रेट रखे जाएंगे। तो ये थोड़ा ड्राइंग में उल्टा हुआ है, सॉरी। ये पैर
जितना पार्ट पैरों का होगा वो एरिया जानमाज का मुसल्ला का पाक होना जरूरी है। और जो हाथों वाला पार्ट, जहाँ पे हाथ लगेंगे वो वाला पार्ट भी जरूरी है, जहाँ पे नाक लगेगी और जहाँ पे फोरहेड लगेगा वो भी जरूरी होना है। ठीक है जी, तो इतना पार्ट जरूरी होना है। और हाँ, कुछ उलमा कहते हैं जहाँ पे नीज लगेंगे वो भी पाक होना जरूरी है। तो बेटर ये है कि सारी जनामाज पाक हो, साफ हो। लेकिन अगर सारी पाक ना हो, मजबूरन अगर कभी ऐसी जनामाज पे, ऐसी जगह पे आपको नमाज पढ़नी पड़ी कि जहाँ पे बस इतना ही पार्ट पाक है, तो आप नमाज पढ़ सकते हैं। बाकी पार्ट जो है, जो बाकी होगा, इम्प्योर पार्ट होगा, उस पर टच ना करेंगे। बस इतना पार्ट पाक होना चाहिए, तो नमाज हो जाएगी आपकी। अब आते हैं उस मैट की तरफ। इस मैट पे सपोज ना एक साइड से, ये देखिए जरा, ये मैट है अपना, ये मैट है। इस साइड से इसके ऊपर फील्ड है, कोई नापाकी है, बच्चे ने इसके ऊपर बच्चे ने यूरिन कर लिया। ठीक, हाँ भैया, जमीन पे भी नमाज पढ़ सकते हैं, जमीन पे भी नमाज पढ़ सकते हैं, वो भी पाक होगी। अगर वो पाक होगी तो यानी अगर उसमें बज़ाहिर कोई नजस्त ना लगी हो तो उस पर नमाज पढ़ सकते हैं। अब देखिए, ये मैट था एक, इस पे बच्चे ने यूरिन कर लिया, अभी नापाक हुआ। अब हम देखेंगे ना कि इस मैट को अपसाइड डाउन कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे इस मैट को। और आप देखेंगे जो नीचे वाला साइड था वो ड्राई है, उस पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुआ है। तो आप कहेंगे कि अब इसको उल्टा करके नमाज पढ़ लेंगे क्योंकि ऊपर वाला साइड अब पाक है। ऐसा नहीं होगा, चाहे ये कितना ही मोटा हो। अगर ये एक ही लेयर्ड मैट है तो इस पे भी आप इस तरह से नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। अगर एक ही साइड से ये नापाक हो जाए, ये दूसरा पार्ट भी नापाक ही समझा जाएगा। हाँ, अगर इतना पार्ट साफ है, इतना पार्ट अगर पाक है, अगर इतने पार्ट पे नहीं लगा है, तो फिर इसमें नमाज हो सकती है। यानी अगर ऊपर भी अगर ऊपर भी इतना पार्ट पाक है, आप बाकी पार्ट पे जो है नापाकी लगी है, आप इस ऐसी मैट पे नमाज पढ़ सकते हैं। अब सपोज ये डबल लेयर्ड मैट है, इस तरह से आप इस मैट को देखिए जरा। ये एक लेयर है, ये जो आपको दिख रही होगी पिंकिश लेयर है, ये जो पिंक है। और ये वाली दूसरी लेयर है। ये दो लेयर्स आप देख रहे हैं, ये एक ही मैट, डबल लेयर मैट है। तो लेकिन ये मैट अटैच्ड है, ये पूरा सिला हुआ है मैट इसी तरह से, एक दूसरे के साथ दोनों लेयर्स पूरी अटैच्ड है। अगर एक साइड से नापाक हो जाए, ये नीचे वाली साइड से भी नापाक ही समझा जाएगा। ये नीचे साइड से भी नापाक ही समझा जाएगा। ठीक है जी, ये नीचे साइड से भी नापाक ही समझा जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ये सिले हुए लेयर्स नहीं है, जैसे ये एक लेयर था नीचे, उसके ऊपर दूसरा मैट है, जिनको आपस में कोई अटैचमेंट नहीं है, उनको आपस में टेलरिंग नहीं हुई है, वो आपस में बिल्कुल भी अटैच नहीं है, ये ऊपर वाला मैट आप उठा सकते हैं। अगर नीचे वाला मैट नापाक है, उस पर बच्चे ने गंदगी की, आप उसके ऊपर एक खुश्क मैट लगा दे, एक पाक मैट लगाए। इतना मोटा होना चाहिए कि इसकी गंदगी, इसकी वेटनेस ऊपर ना आ जाए, तो इस मैट पे नमाज पढ़ सकते हैं। ऐसे मैट पे नमाज पढ़ना जायज है। कितनी बात क्लियर है? आप पूछ रही हैं कि अगर कहीं पे एक ही मुसल्ला अवेलेबल हो तो क्या उस पे दो नमाज पढ़ सकते हैं, हॉरिजेंटल रख के और फुट पोर्शन मैटिंग पे रख के? देखिए, अगर आपका जो फ्लोर है अगर वो पाक है, अगर फ्लोर आपको पाक है, तो ये मैट यूज करने की भी जरूरत नहीं, मुसल्ला यूज करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, अगर लेकिन आपका फ्लोर नापाक है और आपको मुसल्ला यूज करने की जरूरत है, तो फिर इस तरह से इतना मुसल्ला होना चाहिए, इतना मैट होना चाहिए कि दोनों बंदे नमाज पढ़ लेंगे, दोनों का फोरहेड, नाक, दो हाथ, दो नीज और दो पैर, इतना वाला पार्ट जो है वो मैट होना चाहिए, पाक मैट होना चाहिए। ठीक है जी, इतने मैट का पार्ट अवेलेबल होना चाहिए। अगर इतने मैट का पार्ट अवेलेबल नहीं है, कि जब हम हॉरिजॉन्टल मुसल्ला रखते हैं ना, हॉरिजॉन्टल रख लेते हैं, अगर आप पैरों के पास रखेंगे तो आपका फोरहेड उस पर नहीं पड़ेगा, तो इस तरह से ये ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपका फ्लोर पाक है तो कोई मसला नहीं, आप उसको रिमूव करके भी नमाज पढ़ सकते हैं इस मुसल्ला को, और इस मुसल्ला को जैसे भी चाहे वैसे रख सकते हैं अगर नीचे फ्लोर पाक है तो। बट अगर फ्लोर नापाक है नीचे, तो फिर आप इस तरह से नहीं कर सकते। जिस न, जाय नमाज पर गंद जिस जाय नमाज पर गुम्बद खिजा की तस्वीर या खाने कबा की तस्वीर हो, उस पर नमाज के बाद मुंह फेर कर दुआ कर सकते हैं, जबकि इमाम साहब इस तस्वीर पर बैठ जाता है। हाँ, बैठ सकते हैं, कोई मसला नहीं। एहतियात कर लेना चाहिए कि उस तस्वीर के ऊपर ना बैठे। बेटर यह है कि जो आपकी मुसल्ला हो उस पर तस्वीरें ना बनी हो, बेटर यह है एक प्लेन तस्वीर हो, ताकि इसकी बेअदबी ना हो जाए। बेटर यही है कि एक प्लेन, बिल्कुल प्लेन हो, विदाउट एनी डिजाइन हो आपकी मुसल्ला। बट अगर अब है तो उस गुम्बद खिजरा पे या खाने काबा की इमेज पे नहीं बैठना चाहिए, जो बाकी वाला पार्ट है उस पर बैठना चाहिए। इम्प्योर ग्राउंड पे प्योर मैट रखे तो नमाज होगी। अभी आगे इसकी बात। अगर
इम्प्योरिटी ग्राउंड पे इस तरह की थी कि वो मैट के अंदर ना आए तो फिर नमाज हो जाएगी इस मैट के ऊपर। बट अगर वो इम्प्योरिटी ऐसी वेट है, ऐसी वो लो विस्कस है कि वो बिल्कुल उसका इफेक्ट ऊपर मैट में भी एब्जॉर्ब हो जाए, तो फिर इस तरह से इस पर नमाज नहीं होगी। ठीक, इतने अर्थ को, सॉइल को कैसे पाक कर लिया जाए। पहले एक उसूल याद रख लिए, एक उसूल है ज़कातुल अर्द युबसाहा, यानी कि ज़मीन का पाक होना, उसका खुश्क होना है। अगर ज़मीन पर नापाकी लगी, जब वो खुश्क हो जाएगी और नापाकी का इफेक्ट दूर हुआ तो आप उसको पाक समझेंगे। बच्चे ने यूरिन किया था ज़मीन पर, अब वो ज़मीन खुश्क हो गई, उसने एब्जॉर्ब कर लिया उस यूरिन को, तो फिर ये ज़मीन अब जब खुश्क हो गई, अब इस पर बिल्कुल यूरिन के ट्रेसेस नहीं है, नहीं वेटनेस है, इसको पाक समझा जाएगा। इसी तरह से कवडंग पड़ा था जमीन पर, अब वो डंग भी सूख गया, वो कवडंग वो वहां से हटा भी देंगे तो जमीन खुश्क भी हो गई, उस जमीन को पाक समझा जाएगा। ये एक उसूल इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट उसूल है, ये आप याद रख लेंगे। ठीक, लेकिन अब मान लीजिए अभी अभी ना, अभी अभी नापाक हुई थी जमीन, अभी अभी नापाक हुई थी जमीन। अब उस जमीन को आपने क्या किया, उससे नापाकी हटाई, खुश्की से, इन्हें खुश किया, उसको ड्राइंग से, उसको धोया नहीं, याद रखिए उसको धोया नहीं है आपने, जस्ट वो ड्राई हो गई। जस्ट ड्राइड जमीन जो होगी, जो जस्ट प्योरिफाइड जमीन है ड्यू टू ड्राइंग, ये प्योर तो हो गई, इस पर नमाज होगी, लेकिन ये दूसरी को प्योरीफाई नहीं कर सकती है। क्या मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है मदीना? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? प्लीज, एम आई ऑडिबल? हाँ, ठीक 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 ठीक, ठीक है जी। तो मैंने कहा एक जमीन थी, एक सॉइल है, देखिए ये कोई कोई जमीन का कोई पार्ट है, इसके ऊपर कोई नापाकी लगी थी, ये नापाकी अब ड्राई हो गई, अब उठ गई, यहाँ से कुछ भी नहीं। अब ये जमीन पाक तो हो गई, आफ्टर ड्राइंग ये पाक हो गई, जस्ट आफ्टर ड्राइंग ये पाक हो गई, इसके इसके ऊपर हम नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन ये प्योरीफाइंग नहीं है, ये प्योर है, प्योरीफाइंग नहीं है, ये ताहिर है, मुत्तहिर नहीं है। हमें पहले लेक्चर्स में पढ़ लिया है, मतलब कि इस पे तयम्मुम नहीं हो सकता, इस पे तयम्मुम नहीं हो सकता, नमाज होगी इस पे, प्योर खुद होगी, लेकिन दूसरे को प्योर नहीं कर सकती। तयम्मुम से हम प्योर होते हैं ना, इस पे तयम्मुम करना जायज नहीं होगा। कब जायज होगा? अब ये एक बार इस पे बारिश पड़ेगी, इसको धो लेंगे, थोड़ा टाइम हो जाएगा, कुछ दिन के बाद इस पे फिर तयम्मुम भी कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते, जस्ट आफ्टर ड्राइंग नहीं कर सकते। इतनी बात हो गई। अब देखिए, मैंने कहा जमीन को पाक कैसे किया जाता है कि वो खुश्क हो जाए तो पाक होगी, लेकिन अगर आपको क्विकली चाहिए पाक जमीन, अभी आपके पास कम जमीन है, नमाज का टाइम भी कम है कि आप वेट नहीं कर सकते ड्राई होने के लिए, आपको नमाज पढ़ लेनी है, आप कैसे जमीन को पाक कर लेंगे? जो ऊपर वाली इम्प्योर लेयर है उस जमीन की, उसको हटाएंगे, आप खोदेंगे, हटाएंगे ऊपर वाली लेयर, नीचे वाली लेयर पाक है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि आप खोदेंगे और जो खोदी हुई जमीन उसको अपसाइड डाउन कर लेंगे, टिलिंग कर लेंगे इसको, कि जो ऊपर वाला लेयर, ऊपर वाली जो लेयर थी सॉइल की, उसको आपने उल्टा कर लिया, खोद के उल्टा कर लिया कि नीचे वाली लेयर ऊपर आ गई, अब ये वाली भी पाक समझी जाएगी, इस पे नमाज हो सकती है। तीसरा तरीका क्या है कि अगर जमीन आपकी सॉफ्ट है, जमीन आपकी सॉफ्ट है कि ये पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है, तो आप इसके ऊपर पानी बहाएंगे, आप इस जमीन के ऊपर पानी बहाएंगे, तो जब ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसको पाक समझा जाएगा, अब ये सूख जाएगी तो पाक हो गई। लेकिन अब मान लीजिए ये जमीन एब्जॉर्ब नहीं कर सकती पानी को, यानी कि ये हार्ड है, जैसे सीमेंटेड सरफेस होगा या रॉकी सरफेस होगा, है ना, मार्बल होगा, इसलिए पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसके ऊपर हम पानी बहाएंगे, उसके बाद उसको वाइप कर लेंगे, वाइपर से उस पानी को हटा भी देंगे। ठीक, इस तरह से ये पाक हो जाएगी, लेकिन जो पानी होगा वाइपिंग के बाद ये खुद नापाक हो गया, क्योंकि इसके अंदर फिल्म लगा होगा, लेकिन जमीन पाक हो गई बहरहाल। इतनी सी बात क्लियर हो गई मदीना? ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई? चले, माशाल्लाह, माशाल्लाह। चलते आगे। अब देखिए आपको फ्लोर कैसे प्योरीफाई होगा, सॉरी 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 सॉरी, आपका फ्लोर कैसे प्योरीफाई होगा देखना सर। फ्लोर भी, ये भी सॉइल ही माना जाता है, फ्लोर को भी हम अर्थ ही समझते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्लोर पे जनरली क्या होता है, हमारे फ्लोर पे पहले पहले तो क्या होता था, पहले पहले जैसे वो अर्दन फ्लोर ही होता था, है ना, पहले पहले अर्दन फ्लोर ही होता था। अब मार्बल होता है, टाइल होता है, सीमेंट होता है, ये चीजें होती हैं, रॉक हो सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। तो ये सारी अर्थ मटेरियल्स ही हैं, तो इनको भी अर्थ में ही कंसिडर हम कर लेते हैं, ये भी ड्राई होने से पाक हो जाएंगे। अच्छा, जो मैंने ये बात की ना, अगर मान लीजिए ये विजिबल फिल्थ होगा, काउ डंग होगा, वो सिर्फ ड्राइंग से पाक नहीं होगा, ड्राई होने के बाद उसको हटाना भी पड़ेगा,
तो जमीन पाक होगी, है ना। इसी तरह से यहाँ पे मान लीजिए छोटे बच्चे ने डिफिकेशन किया, ये डिफिकेशन तो ड्राइंग से पाक नहीं होगा, फिर जमीन इस डिफिकेशन को हटा के जमीन जब पाक होगी, फ्लोर ड्राई होगा तो इसको पाक समझा जाएगा। एक्चुअली जो यहाँ पे ड्राइंग की बात है ना, क्या इसको धो लेना भी पड़ेगा, इस फ्लोर को अगर उस पर ट्रेसेस लगे होंगे तो उसको धोना भी जरूरी होगा। मैं ये जो ड्राइंग की बात कर रहा हूँ ये इनविजिबल फिल्म के लिए है, लिक्विड फिल्म के लिए है ना, यूरिन टाइप के लिए है, यूरिन होगा, वाइन होगा, एल्कोहल होगा, तो उसके लिए है ये। इसको ड्राई कराएंगे, ये खुद ड्राई हो जाएगा तो पाक हो जाएगा। या फिर अगर आपको जल्दी जल्दी करना होगा, इस पे पानी बहाएंगे और उसके बाद वाइप करेंगे इसको। देखिए जरा, जैसे वाइप कर रहा है इसको ये बंदा, पानी बहाने के बाद वाइप इसको कर रहा है, तो ये फ्लोर पाक हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते, आप इसके ऊपर बिल्कुल फ्लडिंग करा सकते हैं, बिल्कुल फ्लडिंग करा सकते हैं अच्छी तरह से। इतना पानी बहाएंगे, इतना पानी बहाएंगे कि आपको यकीन हो जाएगा कि अब जो फिल्म लगी थी वो सारी की सारी चली गई, अब इस पर फिल्म नहीं है। इस तरह से हम इसको पाक कर सकते हैं। ठीक है जी। मैं ज्यादा तेज जा रहा क्या? सॉरी, ज्यादा तेज जा रहा हूँ एक्चुअली। मुझे नजर है क्लॉक पे, अभी अजान में ना 5 ही मिनट बचे हैं, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, सॉरी। चलिए, तो इतनी सी बात क्लियर है, आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? चलिए माशाल्लाह, आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, अब हमारा टॉपिक केमिकल रिएक्शन। अगर कोई फील्ड है, कोई नापाकी है, नापाकी की केमिकल रिएक्शन हो गई। केमिकल रिएक्शन अपनी क्लास, अगर आप लोगों ने 10th क्लास तक पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा, केमिकल रिएक्शन एक ऐसी चेंज होती है जिसमें एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ऐसी रिएक्शन को, ऐसी चीज को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे आपके पास लकड़ी है, लकड़ी को आपने जला दिया, वहां से आग भी निकली, गर्मी भी निकली, धुआं भी निकला, तो राख भी बनी। इसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो गई, है ना, ये केमिकल रिएक्शन हो गई। कपड़ा था, कपड़े को आपने धो लिया, अब ये सुखा दिया, तो पहले पानी था अब वो नहीं है पानी, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये फिजिकल रिएक्शन है। क्योंकि यहाँ पानी जो है, पानी अब वेपर्स में चेंज हुआ, वो पानी ही है। पानी चेंज, कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ। जब नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा इसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। अब अगर कोई फिल्ड था, पहले से था फिल्ड, पहले से था नापाकी, कोई नजासत थी, अब इसमें केमिकल रिएक्शन हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई, और जो नया प्रोडक्ट बन गया, अगर उसमें फिल्ड की कोई कैरेक्टरिस्टिक मौजूद नहीं है, तो जो नया प्रोडक्ट बन गया उसको हम प्योर समझेंगे, वो फिल्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास है अल्कोहल, अपने पास है वाइन, अल्कोहल है अपने पास, अपने पास नहीं मतलब है अल्कोहल, कहीं अल्कोहल है। अब उसको हमने, उसकी फर्मेंटेशन फर्दर करा दी, यहाँ से विनेगर बना, यहाँ से विनेगर बनाया, इसको सिरका कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ से विनेगर बनाया। ये विनेगर क्या है? प्योर है। ये पहले क्या था? ये नजासत था, ये नजिस था, अल्कोहल नजिस था। लेकिन इसकी फर्दर केमिकल रिएक्शन होने के बाद विनेगर बना, ये प्योर है, इसको आप खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं आराम से विनेगर को। एक्चुअली बना है अल्कोहल से ही, लेकिन अभी अल्कोहल है नहीं, अभी ये कोई और प्रोडक्ट है, अभी अल्कोहल है नहीं। इसी तरह से अगर कवडंग है ना, कवडंग है आपके पास, तो ये फिल्ड है, आपने इसको जलाया, आपने इसको जला दिया, जलने के बाद आग निकली, इससे धुआं निकला, हीट निकली, राख बनी, ये आग भी प्योर है। इस पे आप रोटियां भी पकाना चाहे तो रोटी पका सकते हैं। अगर एक रोटी बनाने वाला बंदा अपने ओवन में इसी को यूज कर ले और फिर इसका ऐश भी लग जाए रोटियों पे, तो भी जायज है, तो भी वो पाक है, वो नापाक नहीं है। क्योंकि ये ऐश, ऐश इज नो मोर काउंटर ना, ऐश इज ऐश, इट्स नो मोर डंग, इट्स नो मोर फिल्थ। फिल्थ था पहले, अब फिल्थ नहीं है, अब वो ऐश है। इस तरह से इसका राख बना, ऐश बना, ये भी प्योर है। तो जो चीज केमिकल रिएक्शन हुई वो प्योर है। ऐसे आप लोग जो कश्मीर में रहते हैं, लोग कश्मीरी लोग विंटर में क्या करते हैं ना, विंटर में कांगड़ी होती है, कांगड़ी ले जाते हैं मस्जिद में। अब सपोज उस कांगड़ी के अंदर कवड़न का पार्ट था, वो जलता जलता गया अंदर, क्योंकि कवड़न को अंदर ले जाना, मस्जिद के अंदर ले जाना अलाउड ही नहीं है, परमिसिबल नहीं, नापाकी है। लेकिन जब आपने कांगड़ी के अंदर उसको लिया, वो जलता जलता गया, अब वहां डंग नहीं गया, वहां वहां आग गई, वहां राख गई, वहां ऐश गई, वो पाक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्ज नहीं। इसी तरह से अगर एक काउडंग है, अगर काउडंग से केमिकली मैन्योर बनाया जाए, एक होता है जो फार्म हाउस अपने घर में मैन्योर बनाते हैं, वैसे नहीं, अगर केमिकली बनाया जाए मैन्योर, तो मैन्योर भी पाक समझा जाएगा। अगर वो मैन्योर फिर कपड़ों पे लग जाए तो भी पाक होगा। इतनी बात क्लियर है। मैं यहाँ पे एक बात करूँ परफ्यूम की। कुछ परफ्यूम्स में अल्कोहल लगा होता है, क्या उन परफ्यूम्स को यूज किया जा सकता है? अगर कोई, देखिए, हमेशा कोशिश कर लेनी चाहिए ऐसा परफ्यूम यूज कर ले आप, ऐसा परफ्यूम यूज कर ले जो अल्कोहल फ्री होगा, ये कोशिश कर लेनी चाहिए जो अल्कोहल फ्री होगा।
सपोज नहीं है, अब आपने लाया परफ्यूम, इस पे लिखा है इसमें अल्कोहल है, पहले तो हम देख लेंगे कौन सा अल्कोहल है। जनरली जो अल्कोहल लोग पीते हैं ना वो इथेनॉल होता है। जैसे ना, आई डोंट नो आप सब लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं कि नहीं है। जैसे मैं बताऊं, इंसान है, एक इंसान है, इंसान में बच्चा भी इंसान है, बूढ़ा भी इंसान है, मर्द भी इंसान है, औरत भी इंसान है ना, अंग्रेज भी इंसान है, हिंदुस्तानी भी इंसान है, पाकिस्तानी भी इंसान है। जब मैं कहूँगा इंसान तो आप समझिए सारे इंसान। इस तरह से अल्कोहल कहेंगे ना, अल्कोहल में हजारों टाइप्स है, मेथनॉल है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, बुटानॉल है, पेंटानॉल है, हेक्सोनॉल है, हेप्टानॉल है, हजारों तरीके हैं, बहुत सारे अल्कोहल्स हैं। जनरली जो अल्कोहल पिया जाता है वो होता है इथेनॉल, वो होता है इथेनॉल। और जनरली जो परफ्यूम्स में यूज किया जाता है वो भी होता है इथेनॉल, वो भी होता है इथेनॉल। अगर परफ्यूम में कोई और अल्कोहल यूज हुआ है तो फिर वो पाक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इथेनॉल, ये नापाक है। अब दूसरी बात, अब अगर सर इथेनॉल ही हुआ तो क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे अल्कोहल को, देख लेंगे परसेंटेज कितनी है, आप देखिए उसमें कंपोजिशन चेक कर लेंगे, उसमें बाय वेट कंपोजिशन लिखी होगी। अगर इस इथेनॉल की परफ्यूम के अंदर कंपोजिशन है लेस देन 50%, तो ये परमिसिबल यूज कर लेना। अगर 50% या उससे ज्यादा हुआ तो फिर इससे बचना चाहिए, ऐसा परफ्यूम यूज नहीं कर लेना चाहिए। इसी बात क्लियर है। ई केमिकल रिएक्शन लीड टू प्योर प्रोडक्ट, नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं है कि प्योर प्रोडक्ट ही हो, कभी कभार इम्प्योर भी हो सकता है। जिससे कि ना, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली होगी तो एल्कोहल्स की प्रोडक्शन होती है केमिकली। पहले प्योर प्रोडक्ट था, वो बाद में इम्प्योर हुआ, या पहले भी इम्प्योर था बाद में इम्प्योर ही रहा। जरूरी नहीं कि हमेशा प्योर ही बने, इट्स नॉट नेसेसरी। देखा जाएगा जो प्रोडक्ट बन गया उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अगर उसमें फिल्ड मौजूद है तो फिर वो फिल्डी है, अगर उसमें फिल्ड नहीं है तो फिर वो फिल्ड नहीं है। जो मस्जिद में यूज होता है पेंट के साथ या वुड पॉलिशिंग के साथ, वो भी अल्कोहल होता है ना। जरूरी नहीं, आप आई थिंक आप टार्पिन की बात कर रहे हैं, टार्पिन की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो अल्कोहल ही हो। जरा ना एसीटोन होता है, आप लोगों को शायद याद नहीं, एसीटोन होता है शायद, वो एसीटोन ही यूज किया जाता है इसमें भी। तो एसीटोन एक कीटोन ग्रुप में है, वो अल्कोहल में नहीं होता। तो उस, और अगर वो अल्कोहल भी होता है तो भी इसको जायज यूज करने, इसमें कोई दिक्कत भी तब भी नहीं होगी, क्योंकि 50% से कम यूज किया जाता है। कीपिंग विनेगर एट होम इज सुन्ना और यूजिंग इट इन पिकल्स एंड चटनी, हाँ ये सुन्ना है, यूज कर लेना, आप इसको रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसमें अच्छी बात है ये। इस एस्टर प्योर है या इम्प्योर, जरा एस्टर प्योर है, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। एस्टोन भी प्योर है, हाँ एस्टोन कहते हैं उसको, ये प्योर ही होते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं अभी ना एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने इससे पहले भी क्लास में डिस्कस कर ली है, अभी आखिरी बात वही करूंगा, फिर क्लास एंड कर लेंगे इंशाल्लाह, 2 मिनट की बात है। मान लीजिए आपके पास एक कपड़ा है जिसमें नापाकी लगी है, एक कपड़ा इस पे नापाकी लगी है। नापाकी मतलब नापाकी, नजस, मैल की बात नहीं कर रहा हूँ। और बहुत सारे कपड़े आपने डाले वॉशिंग मशीन में एक साथ, आपने धो लिया इनको एक साथ। बेटर ये था कि आप इनको अलग अलग धो लेते, जो नापाक कपड़ा था उसको अलग से धो लेते, बाकी जो पाक कपड़े थे नासाफ थे उनको एक साथ भी धो लेते, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने एक साथ धो लिया तो ये सारे के सारे कपड़े नापाक हो गए। इन कपड़ों में से किसी एक कपड़े में भी नमाज नहीं होगी, एक कपड़े में भी नमाज नहीं होगी। अब क्या होगा, अब अगर आपने ऐसी गलती की, इन कपड़ों को फिर से उठाए, फिर से धो ले, सारे कपड़ों को फिर से धोना है। कैसे धोएंगे, वैसे ही धोएंगे जैसे हमने पढ़ा। कैसे, जो इनविजिबल फिल्ड होता है, ऐसे, कहाँ गया, ऐसे, फिर ऐसे धोएंगे, ये वाला, फिर से सारे कपड़ों पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, सारे कपड़ों पे फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। अगर आपने क्या किया, अगर आपने नापाक और पाक कपड़ों को एक साथ धोया था तो सारे कपड़े नापाक हो गए, सारे कपड़े नापाक हो गए, सारे कपड़ों को फिर से धोना पड़ेगा इसी तरह से। ठीक है जी, इतनी सी बात कि आप लोग पिछले लेक्चर जरूर देख लें। फिक के बगैर आपकी जिंदगी कुछ भी नहीं है। फिक सीखे बगैर आप नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता कि नमाज हुई कि नहीं हुई। सीखना है अच्छे से, जिंदगी गुजारनी है, अच्छे से गुजारनी है। लाइफ गुजारने का तरीका फिक में सीखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। और उतनी फिक सीखना फर्द है जितना मतलब कि जितना नेसेसरी है। जो फ़राइज़ और वाजिबात सीखने हैं ना, ये मस्ट है इंसान पे, फर्द है। अगर खुश्क पाक और नापाक कपड़े टच हो गए तो क्या हुक्म होगा, अगर दोनों खुश्क हैं तो कोई मसला नहीं, तो वो पाक वाले पाक ही रहेंगे, नापाक वाले नापाक ही रहेंगे। अच्छा एक बात यहाँ पे, अगर सेमिनल फ्लूइड्स होंगे, सेमिनल फ्लूइड्स अगर कपड़ों पे लगे होंगे, मनी लगा है, स्पर्म लगा है, या फीमेल सेमिनल डिस्चार्ज लगा है कपड़ों पे, अगर वो वेट है उसको धो के ही पाक किया जा सकता है। और ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करके 3 बार धो के, ये वाली फॉर्मूला, ये वाली फॉर्मूला ही इस पे अप्लाई होगी। सॉरी,
ये वही फॉर्मूला उस पर अप्लाई होगी। लेकिन अगर मान लीजिए वो अब ड्राई हो चुका है, वो खुश्क हो चुका है, तो उसको रगड़ने से, स्क्रैच करने से भी वो पाक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। जस्ट उसको खुश्क होने के बाद उसको जैसा आप स्क्रैच भी कर लेंगे तो भी नमाज हो जाएगी, उसको पाक समझा जाएगा। बट बेटर है फिर भी उसको धोना। लेकिन अगर उसको नहीं भी धोएंगे, स्क्रैच कर लेंगे, तो भी वो पाक हो जाएगा। ठीक है जी। और किसी को कोई कंफ्यूजन होगा भी तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। पर्सनली मैसेज ना करें प्लीज, ग्रुप में पूछ सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके तमाम सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।